नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो कल ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई, तो ये वीडियो आज अपलोड हो गई है। क्योंकि जो शेड्यूल किया गया है वो आपका हफ्ते में 3 दिन वीडियो के लिए, तो वो 3 दिन आपकी वीडियो आएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, इसके क्लास की बात करते हैं, अपने चीज़ों की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आप लोगों से, तो कहाँ तक देख चुके थे? अगर पिछली क्लास को हम लोग देखते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, किन चीज़ों की बात की थी? एक्मेटाइजेशन की बात की थी। एक्मेटाइजेशन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों के विषय में बात किया था। अब कुछ ऐसे वर्ड्स और हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है, तो उनसे भी हम बात कर लें, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे अपने मेन टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या कह रहा है? तो टेक्निक, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछता है कि टेक्निक क्या है। तो टेक्निक क्या है? जब किसी भी मूवमेंट को साइंटिफिक और मैकेनिकल, या तो साइंटिफिक रूप से या मैकेनिकली रूप से परफॉर्म करना होता है, या हम ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको कोई काम करना है तो कोई ना कोई टेक्निक अपनाता है। जैसे निंजा टेक्निक कुछ लोग अपनाते हैं, तो वही जो ये निंजा टेक्निक है, या हम ये कह सकते हैं कि आप जो यही चीज जो कि आपको जरूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए, तो वही जो चीज होता है उसको आप टेक्निक क्यों अपनाते हो? क्योंकि उसको हम ज्यादा अच्छी तरीके से कम एफर्ट में ज्यादा बेहतर कर सकें। ज्यादा और कम एफर्ट में ज्यादा बेहतर आप कब कर सकते हो? जब आप साइंटिफिक एडवांटेज मिलेगा और साथ ही साथ मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। जैसे अगर हमको बॉल को दूर मारना है, छक्का मारना है, तो हम किसी न किसी टेक्निक का यूज करेंगे, उसमें लीवर का यूज करेंगे। अगर लीवर का यूज नहीं करेंगे, हम टेक्निक नहीं लगाएंगे, तो पता चलेगा ज्यादा एफर्ट वर्क कम, एफर्ट ज्यादा वर्क कम। तो इसलिए एफर्ट कम वर्क ज्यादा वाली जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं टेक्निक। मतलब मैकेनिकल रूप से जो परफॉर्म करना है वही क्या होता है? आपका टेक्निक होता है। इंग्लिश में देख लो, परफॉर्म एनी मोटर एक्शन विथ साइंटिफिक लॉ। ठीक, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन टेक्निक एंड स्किल। मतलब टेक्निक और स्किल ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। टेक्निक क्या होगी, स्किल क्या होगी, दोनों में डिफरेंसेस भी बताएंगे। टेक्निक जो साइंटिफिक तरीके से जो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, जो मैकेनिकल एडवांटेज लेके हम कार्य को कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो एक किसी कंपोनेंट को या किसी भी काम को करने के लिए जिसमें उसको महारत हासिल है, जिसको करने के लिए वह क्या है, वह जाना जाता है। जैसे एबी डिविलियर्स 360 डिग्री शॉट मारने के लिए, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, ये क्या है? ये उसकी स्किल है जिसके द्वारा उसको अलग किया जा सकता है और लोगों से। बुमराह की यार्कर, सटीक यार्कर देना, बुमराह का एक्शन, वो क्या है? स्किल है। ठीक है, तो टेक्निक इज डिफाइंड एज द मोटर प्रोड्यूसर फॉर टैकलिंग अ मोटर टास्क। किसी मोटर टास्क को टैकल करने के लिए जो मोटर प्रोड्यूसर फॉर टैकलिंग मोटर टास्क वो होता है, अर्थात किसी गामक कार्य को करने के लिए किसी गामक विधि के रूप में तकनीकी को हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। कोई भी मोटर एबिलिटी हो उनको। आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्या है? तो अगला है जो हमारा, वह है आपका स्किल। अब अगर मैं स्किल की बात करूं तो देखो, जैसे क्या है एग्जाम्पल, भारोत्तोलन में गामक कार्य क्लीन एंड जर्क से होता है, यह टेक्निक है, बिल्कुल। अब स्किल क्या है, कौशल क्या है, इसको समझो। कौशल क्या होता है? कौशल एक खिलाड़ी की क्षमता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, उसकी एक क्षमता होगी तभी तो वह अपनी तरह से खेलेगा। ऐसा तो नहीं है किसी भी तरीके से खेलेगा, नहीं। उसकी एक क्या है? यह क्षमता है, एक क्षमता है जिसके द्वारा वह वास्तविक गामक या गतिवाही क्रिया द्वारा तकनीकी का प्रदर्शन करता। मतलब जो भी टेक्निक का प्रदर्शन है वह जिस माध्यम से कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? स्किल बोलते हैं।
स्किल इज डिफाइंड एज द ऑटोमेटाइजेशन ऑफ मोटर एक्शन। जब कोई भी मोटर एक्शन ऑटोमेटाइज हो जाता है, मतलब जिसमें आपको महारत हासिल हो जाता है, तो अगर महारत हासिल हो गया मतलब वो चीज क्या हो गई, वह आपकी हो गई स्किल। वह क्या हो गई, स्किल। तो याद रखना, स्किल के या कौशल प्रदर्शन की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौशल प्रदर्शन की कितनी अवस्थाएं होती हैं आपकी, तो कौशल प्रदर्शन की 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये 3 अवस्थाएं आपकी जो होती हैं वह आपकी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है और थर्ड में क्या होता है, तो यहां पे अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की, तो फर्स्ट फेज में जो टेक्निक का फर्स्ट फेज होता है उसमें खिलाड़ी की वर्तमान ट्रेनिंग स्थिति का विश्लेषण होता है। मतलब जो भी व्यक्ति है, अब वो ट्रेनिंग जो कर रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसको देखा जाता है। उसके बाद प्रतियोगिताएं होती हैं और प्रतियोगिताओं के बाद गति छायाकृत होती है। सेकेंड फेज में क्या होता है, जो भी उसकी मोटर स्किल होगी, जो भी उसकी गामक योग्यता होती है वह अधिक मात्रा में विकसित हो जाती है। पहले क्या होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी स्किल पहले ही दिन विकसित हो जाएगी, नहीं, पहले धीरे धीरे फर्स्ट फेज में उसके जो भी ट्रेनिंग स्थिति है उन चीजों का विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर प्रतियोगिता होती है, फिर उनकी मोबिलिटी को देखा जाता है। उसके बाद आपका सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज की जब भी हम बात करेंगे कि सेकंड फेज में क्या होगा, तो सेकंड फेज में हम उसका स्किल डेवलप करने के लिए उसकी गामक योग्यताओं को पुनः अधिक मात्रा में विकास किया जाता है। जो भी उसकी टेक्निक है, जो भी उसके स्किल है, मतलब स्किल कर रहे हैं, जो भी उसकी मोटर एबिलिटी है उसको हम और विकसित करेंगे। करत करत अभ्यास तेज जड़ मत। स्किल इतनी जल्दी नहीं होता है परफेक्ट, स्किल बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। फिर जो भी गलती करेगा उसको सुधारेगा, गलती करेगा सुधारेगा, मतलब सुधारने का प्रयास करेगा। एवं जो भी आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, उसका विकास हो जाएगा कि देखते ही चीजें आपका एक्शन बन जाएगा। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होगा, मतलब न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है सेकंड फेज में। और थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में जो भी स्पेसिफिक गामक योग्यता है, जो भी स्पेसिफिक चीज है, अब उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो भी कठिन परिस्थितियां होती हैं उनमें भी हम अभ्यास कराते हैं कि कितनी भी हार्ड चीजें आए लेकिन वो हो जाए। उसके बाद टेक्निक के साथ युक्ति पर ध्यान देते हैं कि उसकी जो युक्तियां हैं वह कौन सी हैं, पुख्ती नहीं युक्ति, युक्ति पर ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है। और टेक्निक के साथ जब युक्ति लगा देते हैं तो वही क्या बन जाती है, आपकी स्किल बन जाती है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो आप ऑफलाइन कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों से किस चीज की, अब बात करते हैं हम स्टाइल की, कि स्टाइल क्या है। अब स्टाइल की बात करेंगे तो स्टाइल इज द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निक इन मोटर एक्शन। या खेल की स्थिति के दौरान एक विशेष तरीके से एक तकनीकी का प्रदर्शन करना है, या खेल या स्थिति में एक निश्चित तरीके से तकनीकी का उपयोग है। मतलब यह कह रहा है कि स्टाइल क्या है। अब स्टाइल क्या है, स्टाइल इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है। किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी चीज को दिखाने के लिए एक विशेष तरीका जो होगा, मतलब एक्सप्रेस ऑफ टेक्निक, जो अभी आप टेक्निक होगा उस टेक्निक को आप कैसे प्रदर्शित करते हो, वो भी किसमें, मोटर एक्शन में। मोटर एक्शन कहने का मतलब क्या है, जो चलना फिरना, दौड़ना, उठना बैठना, मतलब जिसमें मूवमेंट होता है उसकी बात कर रहा है। तो यह खेल की स्थिति के दौरान एक विशेष तरीके से एक तकनीकी का प्रदर्शन करना, या खेल या स्थिति में एक निश्चित तरीके से तकनीकी का क्या करता है, उपयोग किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टाइल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम, तो अब है टैक्टिक्स, कि टैक्टिक्स क्या होता है। टैक्टिक्स कहने का मतलब, अब देखो टैक्टिक्स और इसके साथ ही साथ आपकी होती है स्ट्रेटजी। दो चीजें होती हैं, एक होता है टैक्टिक्स, एक होती है स्ट्रेटजी।
स्ट्रेटजी जो होती है वो गेम से पहले बनाई जाती है और टैक्टिक्स गेम के दौरान बनाई जाती है। मतलब जब कोई भी गेम होता है, जब कोई भी खेल होता है, तो उस खेल के दौरान जो भी चीजें होंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको टैक्टिक्स कहते हैं। मतलब गेम के दौरान अगर आपने कोई रणनीति बनाई तो उसको टैक्टिक्स, और गेम के पहले अगर आपने कोई चीज है जो कि पूरे टीम के साथ आपने साझा किया, वो मतलब तत्काल सिचुएशन के अनुसार जो चीज होगी वो होगी टैक्टिक्स। और जो पूर्व नियोजित होती है, पहले से ही नियोजित होती है, उसको कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी। तो ये याद रखना। तो विपक्षी को चकमा देने के लिए खेल के दौरान बनाया गया तथा एग्जीक्यूट किया गया प्लान और एक्शन टैक्टिक कहलाता है। जो भी आपका खेल के दौरान, अब मान लो तुमको भेजा गया है कोई टेक्निक आपको किसी स्ट्रेटजी के साथ कि आपको ऐसे खेलना है, लेकिन अब सिचुएशन हो रही है खराब, तो वहां पे उस सिचुएशन के अनुसार आपकी जो रणनीति है उसको बदल दिया, तो वो क्या हो गई, आपकी टैक्टिक्स हो गई। मतलब ऑन द स्पॉट जो गेम के दौरान आपने क्या लिया, आपने बदलाव किया, वह है आपकी टैक्टिक्स। टैक्टिक्स इज द आर्ट ऑफ कंपटीशन। टैक्टिक्स क्या है, आर्ट ऑफ कंपटीशन है। यह किसी भी कंपटीशन का आर्ट है, कला है। यह अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। हर खेल के लिए टैक्टिक्स अलग अलग होती है। यह अस्थाई अथवा अस्थाई रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यह दोनों प्रकार से हो सकता है, यह कंटिन्यू चलता चले टैक्टिक्स, हो सकता है एक सिचुएशन के बाद आप टैक्टिक्स बदल दो, तो यह होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, टैक्टिक्स। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि स्ट्रेटजी क्या होता है। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। रणनीति कहने का मतलब यह हुआ आपका कि यह प्रतिद्वंदी को धोखा देने, किसके लिए, कोई भी प्रतिद्वंदी है, विपक्षी है, उसको धोखा देने और धोखा देने के लिए किए गए पूर्व नियोजित गतिविधियां हैं। मतलब कोई भी धोखा देने का मतलब प्यार में धोखा देना नहीं, धोखा देने कहने का मतलब यहां यह है मेरे भाई कि अगर कोई व्यक्ति है, आपका विपक्षी है, तो उस विपक्षी को मैच में हराने के लिए अपोनेंट के खिलाफ जो भी आपने पहले से नियोजित, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपका नियम है, जो भी आपका रेगुलेशन है, जो भी आपका माध्यम है खेलने का, उसी को हम रणनीति कहते हैं। मतलब प्रतिद्वंदी के मजबूत और कमजोर बिंदुओं को देखना और देखने के बाद आकी योजना बनाई जाती है। मतलब देखने के बाद क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है। देखने के बाद योजना जो बनाई जाती है कि उसके क्या क्या कमजोर बिंदु हैं, उन चीजों को ध्यान दिया जाता है। इसके लिए आपको उस किसी भी मैच के पहले, किसी भी मान लो फुटबॉल का मैच है अर्जेंटीना और जर्मनी में है, या इंडिया या अर्जेंटीना में है, तो अर्जेंटीना का कोई किसी भी 2-4 जो उसके अच्छे मैच हैं उनको लगा के उसमें पूरी टीम बैठ के उसको देखता है। देखने के बाद उनकी कमियों को ध्यान से, जो कोच होता है, जो आपका मेंटर होता है, जो आपको पूरी टीम होती है, वह देखता है और उन चीजों को बहुत बारीकी से नोट किया जाता है कि ये इसके अंदर कमियां हैं। अब आपको क्या करना है, उनकी मजबूती और कमियां दोनों देखना है, केवल कमियां नहीं, मजबूती भी देखना है। अब उसके अनुसार अपना प्लान बनाना है। यही क्या होता है, स्ट्रेटजी या रणनीति होती है। इसे क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से किसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रेटजी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक, अब एक वर्ड होता है ग्रोइंग द स्ट्रोक। ग्रोइंग द स्ट्रोक क्या होता है, ग्रोइंग द स्ट्रोक होता है यदि कोई खिलाड़ी किसके, प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशल का अभ्यास करता है तो उसे ग्रोइंग द स्ट्रोक कहते हैं। मतलब जैसे मान लो जिसके कोच के अंडर, मान लो आप कोई मैच है, मैच के पहले जो प्रैक्टिस आप करते हो तो वो किसके अंडर करते हो, अपने प्रशिक्षक के अंदर, अपने ट्रेनर के अंदर। तो वो जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो
उसी को बोला जाता है ग्रोइंग द स्ट्रोक। याद रखना, प्रशिक्षक की देख रेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोइंग द स्ट्रोक बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है? फ्रैक्शनाइजेशन। क्या होता है फ्रैक्शनाइजेशन? फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, मतलब तोड़ना, तो उसी से यह भी वर्ड बना हुआ है फ्रैक्शनाइजेशन। मतलब यह कहता है कि किसी खेल में जो भी कठिन स्किल को, जो भी कठिन कठिन चीजें होती हैं, जो भी कठिन स्किल्स हैं, उनको सीखने को के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फ्रैक्शन करना पड़ता है। उसका मतलब उसको तोड़ना पड़ता है। मान लो ये एक चीज है, अब हमको कोई चीज खेलनी है और बहुत टफ है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम तोड़ देंगे। जब छोटे छोटे पार्ट में हम उसको डिवाइड करके उन चीजों को सीखेंगे तो ज्यादा। जैसे मान लो वॉलीबॉल का मैच है, अब वॉलीबॉल आपको खेलना है। अब वॉलीबॉल आप खेल तो रहे हो, लेकिन आपको क्या नहीं आ रहा है? सर्विस करना या स्मैश मारना नहीं आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले उसको हम तोड़ते हैं। क्या करेंगे? पहले मान लो स्मैश करना है तो पहले हम उसको कहेंगे तुम कूदो, पहले कूदने की प्रैक्टिस कराएंगे, उसका एक्सप्लोसिव पावर डेवलप करेंगे। उसके बाद फिर उसको क्या कहेंगे? केवल खाली हाथ से कूदो और हाथ को आगे मारो। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वो कूदेगा, हाथ मारेगा, कूदेगा, हाथ मारे, तब लास्ट में उसको ले जाके किससे? बॉल से प्रैक्टिस कराएंगे। फिर हम क्या करेंगे? सामने वाला बनाएगा बॉल को और जो स्मैशर होगा वो स्मैश करेगा। तो ये होता है फ्रैक्शनाइजेशन। किसी भी काम को तोड़ तोड़ के, किसी भी जटिल स्किल को, किसी भी जटिल कौशल को अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक या एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास किया जाता है, उसे फ्रैक्शनाइजेशन कहते हैं। मतलब उसको तोड़ तोड़ के किसी एक पर्टिकुलर भाग का अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनाइजेशन। अब एक वर्ड आता है, एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था, होमोस्टैटिस। और मैं इसके पहले सुपर कंपनसेशन में भी होमोस्टैटिस की बात कर रहा था कि होमोस्टैटिस क्या है। तो होमोस्टैटिस का मतलब होता है आंतरिक शारीरिक स्थिति में संतुलन की स्थिति को होमोस्टैटिक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका इंटरनली फिजियोलॉजिकली रूप से, किस रूप से? फिजियोलॉजिकली आप क्या रहें? सही रहें, मतलब सही रहें। वही क्या होता है? होमोस्टैटिस होती है। मतलब आपकी बॉडी अनुकूलित रहे, जो भी परिस्थिति है अगर उस परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित है, नॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम होमोस्टैटिस विधि। क्या बोलते हैं? होमोस्टैटिस विधि बोलते हैं। याद रखिए, ठीक। आगे बात करते हैं। अब बात आती है फिजिकल फिटनेस की, शारीरिक दक्षता की बात कर लेंगे हम यहाँ पे कि शारीरिक दक्षता क्या होती है। तो अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। यहाँ से अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। अब इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चीज़ को, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आएगा आप हमको ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। कोई सुझाव होगा तो वो भी हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये कमी है, आप इसको सुधार लीजिए, तो उस पर हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फिजिकल फिटनेस क्या है, शारीरिक दक्षता जिसको बोलते हैं वह क्या होती है। तो शारीरिक दक्षता की जब हम बात करते हैं तो शारीरिक दक्षता वह चीज होती है, जैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक आप हो, एक हम हो, कोई भी साधारण व्यक्ति की जो भी शरीर की कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो वह डेली रूटीन में कार्य करता है, तो दैनिक कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता से जिसमें वह क्या होता है? थकावट का अनुभव किए बिना, मतलब वह थकता नहीं है, बिना थकावट के भी वह कार्य करता है, अपने कार्य को कंप्लीट करता है। इसके साथ ही साथ कार्य समाप्त होने के बाद भी, कंप्लीट होने के बाद भी उसके अंदर क्या होता है? थोड़ा बहुत ऊर्जा की मात्रा बची रहती है, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो वह भी काम कर ले। तो इसी को क्या कहते हैं? फिजिकल फिटनेस। मतलब एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक दक्षता से अर्थ है उसके दैनिक कार्य करने की क्षमता से, जिसे वह थकावट का अनुभव किए बिना करता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद उसमें कुछ अतिरिक्त शक्ति बची रहती है, कुछ
एडवांस शक्ति बची रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस। मतलब दैनिक कार्य करने की क्षमता, शॉर्ट में कहें तो कैरी टू डेली टास्क, डेली का टास्क कंप्लीट करने की जो शक्ति होती है उसे ही हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं। फिजिकल फिटनेस इज अ डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग और एक्सटर्न आफ्टर वर्क सेव एनर्जी। बिना किसी थकावट के दैनिक कार्य करने की क्षमता, इसके साथ ही साथ कार्य समाप्त होने के बाद जो उसके अंदर अवशेष ऊर्जा बचती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस कहते हैं। अब पता चला कि आपसे कह दिए पढ़ लो और आप पढ़ते ही पता चला आप मूर्छा खाने लगे, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आप मूर्छा खाने लगे। तो अब अगर आप मूर्छा खा गए थोड़ी देर में ही तो यह क्या होगा, तो यह फिजिकल फिट आप नहीं हो। आपसे कहा 5 किलोमीटर दौड़ाओ, अब 5 किलोमीटर दूर गए, उसके बाद आने के बाद आप चिट पड़ गए, एकदम सो गए, मतलब आपके अंदर क्या नहीं, फिजिकल फिटनेस आपका सही नहीं। आप 5 किलोमीटर दौड़ते, दौड़ के आराम से आते, रिलैक्स करके बैठे रहते, उसके थोड़ी देर बाद अगर आपसे कुछ काम करने को कह दिया जाता है, आप कर लेते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप स्वस्थ हो। आपको अगर 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा पढ़े, उसके बाद आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, आराम फील कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप फिजिकल फिट हो, इसी को कहते हैं। ठीक है, डेविड और लैम्ब के अनुसार, डेविड और लैम्ब ने क्या कहा था, डेविड और लैम्ब ने कहा था शारीरिक दक्षता जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने के सामर्थ्य को शारीरिक दक्षता कहते हैं। कहने का मतलब यह है, डेविड और लैम्ब ने यह कहा था कि जो भी जीवन की वर्तमान और भविष्य में, मतलब संभावित जो भी फिजिकल आपको चैलेंजेस आएंगे उनको आप क्या करो, उनका सामना आप एकदम सक्सेसफुली होके, सक्सेसफुल तरीके से अगर उनको करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक सामर्थ्य। मतलब मान लो अगर हमको अचानक से जरूरत पड़ जाए 5 किलोमीटर दौड़ने की, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो 5 किलोमीटर मैं दौड़ जाऊं, अचानक से कोई काम आ जाए तो मैं उसको कर लूं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को फिजिकल फिटनेस। यह बात किसने कही, डेविड और लैम्ब के अनुसार। कार्पोविच के अनुसार क्या है, कार्पोविच के अनुसार शारीरिक दक्षता का संबंध व्यक्तियों की उन शक्तियों के कार्य करने के सामर्थ्य से है जिसमें मनुष्य की मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। कार्पोच ने यह कहा कि शारीरिक क्षमता का संबंध व्यक्ति के अंदर की वह शक्ति है जिसमें कार्य करने का वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है जिसमें मनुष्य का क्या काम दे, मसल काम करती है, जिसमें मांसपेशियों का वर्कआउट होता है, मांसपेशियां हिस्सा लेती हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस कहते हैं, याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे हमारा है आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के, तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 2 प्रकार के होते हैं, यहां आपको दिख रहा होगा। एक को कहा जाता है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट। क्या कहा जाता है, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट। दूसरे को कहा जाता है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट 5 प्रकार के होते हैं, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट आपके 6 प्रकार के होते हैं। और यहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन स्किल रिलेटेड है, या इसमें से कौन सा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, इनमें से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो। तो याद रखना, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 5 और स्किल रिलेटेड बात करें तो 6। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो जय मोटर फिटनेस भी होता है। ठीक है, वह कितने प्रकार के, तो वह भी 5 प्रकार के होते हैं। इन दोनों को मिला के जो निकाला गया है उसको बोलते हैं जय मोटर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, चलो, तो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट मतलब जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें होती हैं, जो ऐसा फिटनेस जो कि आपके स्वास्थ्य को, जो आपके फिजियोलॉजिकल चीजों को बताते हैं, जो फिजियोलॉजिकल, जिसका प्रभाव आपके फिजियोलॉजिकल या हम ये कह से इंटरनली ऑर्गन बाह्य अंगों पर पड़ता है, उसको हम पढ़ते हैं क्या, हेल्थ रिलेटेड। स्किल रिलेटेड ऐसा फिटनेस, ऐसा कंपोनेंट जिसके द्वारा हम किसी भी मोटर एबिलिटी को करते हैं, किसी भी मोटर एबिलिटी को करते हैं। ठीक है ना, अगर जैसे स्किल की बात आई है तो स्किल आपकी वैसे देखोगे तो मैं बात करूं तो स्किल आपकी
दो प्रकार की होती है, एक ओपन स्किल, एक क्लोज स्किल। इसके साथ ही साथ आपकी ग्रॉस मोटर स्किल और आपकी फाइन मोटर स्किल, दो प्रकार की स्किल भी होती हैं, ऐसे भी और वैसे भी। ग्रॉस मोटर स्किल वह होती है जिसमें आपकी क्या बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। जिसमें आपकी छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस और फाइन मोटर। तो जो इसमें छोटी मांसपेशियां काम करती हैं तो उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखना है, वहां स्किल पे नहीं बता पाए तो यहां मैं बता दे रहा हूं, तो याद रखना। तो जैसे हेल्थ रिलेटेड में तो आपका मसल पे प्रभाव पड़ता है। जब भी आप कोई ट्रेनिंग करते हो तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके मांसपेशियों पर पड़ता है, मांसपेशियों की ताकत पे पड़ता है, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ पे पड़ता है। अगर आप डंबल उठाओगे, ट्रेनिंग करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो वह मस्कुलर स्ट्रेंथ पे प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ लंबे देर तक करोगे तो मस्कुलर एंडोरेंस पे भी प्रभाव पड़ेगा, आप जल्दी थकोगे नहीं। आप कैसे थक रहे हो इस पर प्रभाव। इसके साथ ही साथ अगर आप कर रहे हो एक्सरसाइज, व्यायाम कर रहे हो, चीजें कर रहे हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डिपेंड करती है। अब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। बॉडी कंपोजिशन मतलब कि जो भी आपकी बॉडी है, यह बॉडी का संरचना किस प्रकार की है उस पर भी बात होती है। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस मतलब आपका हृदय और आपके लंग्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात होगी यहां पे। स्किल रिलेटेड मतलब जो भी आप मोटर स्किल कर रहे हो, जो भी आप चीजें कर रहे हो, तो जो भी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल जिनको आप कर रहे हो उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें उपयोग होती हैं। तो एजिलिटी का उपयोग होता है, बैलेंस का उपयोग होता है, कोऑर्डिनेशन का उपयोग होता है, स्पीड का उपयोग होता है, पावर का होता है और रिएक्शन टाइम का होता है। अब इसको याद करने के लिए मेरा एक छोटा सा ट्रिक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिक। तो ट्रिक याद कर लेना, ए बी सी, जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी मतलब स्पीड, जल्दी जल्दी पर, पी आर पर। तो याद रखना ए बी सी, जल्दी मतलब स्पीड, पढ़, ठीक है, ए बी सी जल्दी जल्दी पढ़। तो याद रखना स्किल रिलेटेड है, किसी भी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना क्या है? आपका स्किल है, वह आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप उस चीज को कितना जल्दी पढ़ ले रहे हो, उसमें आपको कितना महारत हासिल है। ठीक, तो ए बी सी जल्दी जल्दी पढ़, ए बी सी, ए फॉर एजिलिटी, बी फॉर बैलेंस, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, एस फॉर स्पीड, पी फॉर पावर, आर फॉर रिएक्शन टाइम। तो ये बात हो। अब अगर मैं बात करूं तो इन्हीं से निकल के आया है आपका क्या? कंपोनेंट ऑफ बायोमोटर एबिलिटी। इन्हीं दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो बायोमोटर एबिलिटी निकल के आई है। अब कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोटर एबिलिटी क्या है? तो कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोटर एबिलिटी का मतलब ये है, या यहां पे देखोगे तो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो कंपोनेंट ऑफ मुख्य जो फिजिकल फिटनेस है वह 5 ही है। कौन सा? स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। अगर मैं बात करूं यहां पे तो 1980 के दशक के पहले तक एजिलिटी इसका भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में एजिलिटी को निकाल के स्किल में डाल दिया गया और यहां पे किसको शामिल कर दिया गया? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को शामिल कर दिया गया। किसको शामिल कर दिया गया? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को शामिल कर दिया गया। उसके पहले क्या था? उसके पहले आपका एजिलिटी भी हुआ करता था, इसका भाग। कौन हुआ करता था? एजिलिटी जो है, यह एजिलिटी भी इसका भाग हुआ करता था, क्योंकि 1980 के दशक के पहले जो भी आपकी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट थे वो 5, वो कौन थे? स्ट्रेंथ था, एंडोरेंस था, स्पीड थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी और एजिलिटी थी। लेकिन एजिलिटी के बाद इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को जोड़ा गया, क्योंकि जो भी आपका यह कारण था कि जो भी एजिलिटी की परिभाषा थी वह प्राकृतिक रूप से, या हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से वह स्पष्ट नहीं थी, उसकी क्या परिभाषाएं थी। इस वजह से उसको क्या किया गया? उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया गया? तालमेल को जोड़ दिया गया, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है, आपके तालमेल पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको यहां पर शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये था। अब हम कल की क्लास में
चर्चा करेंगे या जो भी आने वाली क्लास है वहां पे चर्चा करेंगे स्ट्रेंथ के विषय में कि स्ट्रेंथ क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के कौन कौन से माध्यम हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे विथ इमेज, विथ डायग्राम। यहां आप देख रहे होंगे स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एंडोरेंस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे या जो भी आगामी एग्जाम है उसमें मिलेंगे, तो तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ यह वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्त, मित्र, यार के भी पास आप इसको भेज दें। यह जो वीडियो है, जो ये क्लास है, यह आपकी बीपीएससी, जो लोग बोले कमेंट देखा है आप लोगों ने किया था सर बीपीएससी के लिए भी क्लास, तो ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी के लिए भी है, आपकी यूपीटीजीटी के लिए भी है, आपकी केवीएस के लिए भी है, एनबीएस के लिए भी है और एलटी के लिए भी है। तो ये सारे एग्जामों को आपको कवर करेंगे, ऐसे हम पढ़ाएंगे कि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और सारे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो विद्या फिजिकल एजुकेशन में एक बार फिर आप लोगों का बहुत ढेर सारा स्वागत, और उम्मीद यही है कि इस चैनल को आप लोगों का प्यार, दुलार और सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। जितना ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जितना ज़्यादा आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए और अच्छा तरीके से पढ़ाने के लिए। तो चलिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव होगा तो आप ऑफलाइन कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद आप हमें एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।